हेलो नाइन्थ क्लास, कैसी हो? तो हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है, ये जाना, और 3 भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तरी मैदान और तीसरा था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो इन तीनों क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। हमने जान लिया है कि मैदानी भाग नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार का जो इलाका है ये पहाड़ी है, इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इसकी लघु और बड़ी पहाड़ियों के बारे में हमने जाना। इसके ढाल के बारे में जाना। ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। आज हम चौथे पार्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। अब मरुस्थल की बात आती है तो सामान्य बात है कि तुरंत दिमाग में आ जाता है कि राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा मरुस्थलीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से के तौर पर हमने अरावली के बारे में पढ़ा था। अब आज पश्चिमी मरुस्थलीय भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टीबों से बना एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है, यानी कि नदियाँ, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूणी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वर्षा की मात्रा बहुत कम है, तो निश्चित रूप से नदियों का यहाँ पर कोई ज़्यादा जाल नहीं मिलता है। लूणी एक नदी है जो कि खारे जल की नदी कहलाती है। यही एकमात्र नदी है जो कि लगभग समुद्र तक पहुँचती है। अब देखिए, बरकान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला, रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं उनमें जो अर्धचंद्राकार टीला होता है उसको बरकान कहा जाता है। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर के अंदर हमारे यहाँ ये बरकान जो है, इनके बड़े बड़े समूह दिखाई देते हैं। ओके, नीचे जो चित्र दिया था ये टीलों का ही चित्र था। अब आता है तटीय मैदान। देखिए, तटीय मैदान की हम बात करें तटीय मैदान, तो तट कहाँ पर है? प्रायद्वीपीय भारत के जो समुद्र से लगने वाले तट हैं वही हैं तटीय मैदान, ठीक है ना। और ये मैदान उत्तर मैदान की तरह लंबे पसरे हुए मैदान नहीं हैं। इन मैदानों की स्थिति उत्तरी मैदान से बहुत भिन्न है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हैं। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। मानचित्र वाले जो वीडियोस मैंने आपको सेंड किए हैं, आप उनमें इनको मानचित्र पर भी ठीक से देख कर के याद करने का प्रयास कीजिएगा। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है, यानी कि तुलनात्मक रूप से पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान जो है ये तटीय वाले ये थोड़े चौड़े हैं। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने अपने तटीय मैदानों को 5 नामों से बांट रखा है।
पहला हो गया कोंकण, फिर हो गया कन्नड़, फिर हो गया मलाबार, फिर ऊपर की तरफ इधर आते हैं तो कोरोमंडल और फिर उत्तरी सरकार तट, यानी कि 5 नाम हमारे ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके तटों पर अंकित हो जाएंगे। आप इसको मानचित्र में लिख करके अंकित करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप इनको लोकेशन वाइज ठीक से याद कर सकें। ठीक है, अब बात करें दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। अंडरलाइन करें डेल्टा शब्द को। डेल्टा देखिए, नदियां जब अपना जल सागर में विलीन करती हैं तो उससे पहले कई धाराओं या कई वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है और एक बड़े क्षेत्र को दलदली बना देती हैं और यही क्षेत्र नदी का डेल्टा कहलाता है। इस बात को नोट कर लें। नदियां जब अपना जल सागर में मिलाती हैं तो उससे पहले ढाल धीमा होने के कारण वे कई वितरिकाओं में विभक्त हो जाती हैं और एक बड़े क्षेत्र को दलदली बना देती हैं। यही क्षेत्र नदी का डेल्टा कहलाता है। ये कटाफटा तट हो जाता है फिर, ठीक है ना। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। झील देखो किसे कहते हैं, स्थल के बीच में ऐसा जलीय क्षेत्र जो झील कहलाता है। ठीक है ना। अब तटों के ऊपर झीलों का निर्माण अवरोधिकाओं से होता है। अवरोधिका समुद्र की लहरें जब ज़मीन की तरफ या धरातल की तरफ आती हैं तो अपने साथ कुछ कंकड़, पत्थर, मिट्टी वगैरह लेकर के आती हैं। जब वे आती हैं तब उनका प्रवाह तेज़ होता है और जब वे लौट कर जाती हैं तो उनका प्रवाह धीमा हो जाता है और इसी धीमे प्रवाह के कारण फिर जो उनके साथ अवसाद आते हैं समुद्र में से, वे वहीं पर रह जाते हैं और धीरे धीरे इन अवसादों का एक बड़ी मात्रा में एकत्रित होना किसी दीवार की तरह या किसी टीले की तरह की आकृति का निर्माण कर देता है। और इस दीवार और स्थलीय भाग के बीच में यदि कोई जल की राशि एकत्रित हो जाती है तो इसे हम झील कहते हैं। और इसी प्रकार की झील है चिल्का झील। केरल में जो नौका प्रतियोगिताएं होती हैं ये इसी प्रकार की झीलों में होती है। ठीक है ना। आगे बात की जाए, देखिए तो इसके नीचे इसने एक जानकारी दी है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। डबल राइट का निशान लगा लें इस बात को आप। फिर आते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत के मानचित्र के अंदर हमारे बंगाल की खाड़ी की तरफ भी और अरब सागर की तरफ भी। अरब सागर की तरफ तो है लक्षद्वीप और मालदीव वगैरह, और बंगाल की खाड़ी की तरफ है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का प्रमुख स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? निश्चित रूप से पहचान सकते हैं हम। केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लक्षद्वीप मानचित्र में मैंने आपको दिखाया है लक्षद्वीप कहाँ है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, ठीक है ना। और प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल सीप की तरह की स्थिति होती है लेकिन सीप से थोड़ी बड़ी होती है और बड़ी मात्रा में जब प्रवालों का अवशिष्ट जमा हो गया था तो उसके अंदर फिर समुद्र के अंदर कंकड़, पत्थर, मिट्टियाँ वगैरह मिल गए थे और वनस्पति के निर्माण से वह एक द्वीप के रूप में विकसित हो गया था। इसी कारण से इसे प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है और यह मत्स्य पालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। अंडरलाइन कर लें। लक्षद्वीप का नामकरण कब हुआ? 1973 में। यह 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र में फैला है। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। करावती क्या है? लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह 32 वर्ग किमी छोटे से क्षेत्र में फैला है। करावती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, यहाँ मनुष्यों का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। आगे बात करें
अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हम अपने मानचित्र में देखते हैं, यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित का मतलब जो श्रेणियाँ, जो पर्वत अपनी ज़्यादा धरातलीय ऊंचाई नहीं होने के कारण जलमग्न हो गए सागर में, उनके उठे हुए शिखर हैं जो कि द्वीप समूह के रूप में दिखाई देते हैं, या जो कि ऊपर से घिसकर पतले समतल हो गए हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित हैं और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बैरन द्वीप, ठीक है, ध्यान में रखने लायक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार, अब देखो ये समरी दे रहा है 5 भागों की, ठीक है ना। उत्तरी पर्वत जो है ये जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। मैदान जो है ये अन्न के भंडार हैं और इनमें प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, इनके आधार भी मिले हैं। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं और देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। अब हम एक बार इसको मानचित्र में देखें कि भारत के अंदर ये सारे भौतिक प्रदेश आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। इस मानचित्र को हम ध्यान से देखते हैं। मानचित्र में हमें दिखाई दे रहा होगा कि भारत की भौतिक स्थितियों को अलग अलग दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ भी ये जो आपका चौकोर डब्बा है इसके साइड में इधर डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। ये हमारे द्वीप समूह हैं और जहाँ लाल रेखाएं पर्वत श्रृंखलाओं की खिंची हुई है और तटीय क्षेत्र है, उनके बीच में जो संकरी पट्टियाँ दिखाई दे रही है ये हमारे तटीय मैदान हैं। प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको कल समझाया था। उत्तर का मैदान हमारा नदियों से आच्छादित भूभाग है और पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान का, ये देखिए भारतीय मरुस्थल, यहाँ नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये देखो उत्तर की विशाल पर्वत श्रेणियाँ हिमालय, फिर उत्तरी मैदान, फिर भारतीय मरुस्थल और ये 3 नंबर जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, 5 नंबर जहाँ लगा है ये आपके तटीय मैदान और ये रहा 6 नंबर लक्षद्वीप और ये रहा 6 नंबर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आई होप आपको मानचित्र के अंदर ये सभी आराम से मिल गए हैं और आप इनको भली प्रकार समझ पा रही हैं, ठीक है ना। तो इस मानचित्र को देखकर एक बार हम भारत की लोकेशन को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। कौन कौन से भूआकृतिक प्रदेश किन किन क्षेत्रों में है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार वे भारत के विकास के अंदर अपना योगदान देते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर को हम PDF के माध्यम से सरल कर लेंगे। यदि आपको इस पाठ में कहीं पर भी किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न समझने में दिक्कत आती है, कोई बात
आपको ऐसा लगता है कि यह आपकी जानकारी के अनुसार इसके अंदर कुछ और हो सकता था, तो आप उसके अपनी समस्याओं के समाधान, अपने संशयों के समाधान निश्चित रूप से लाइव क्लासेस में कर सकती हैं। तब तक आप इस पाठ का पूरा एक साथ दोहरान करें और इसके प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में अवश्य कर लें। थैंक यू।